Hello friends, so good morning and so welcome in this lecture of current events and current affairs. So इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्विक करंट रिविजन्स करेंगे क्वेश्चंस के फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। तो जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं 1 से 7 अगस्त के बीच में वो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग we are going to cover this topic. Okay, so you will get the PDF of these questions in Hindi and English both, so you need not to worry. और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो कि यूपीएससी बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए जो कि इंपॉर्टेंट है वो इसमें इंक्लूड हम लोग किए हैं। तो एक क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू, इसमें एक क्वेश्चन जो होगा ना वो एक एक क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन से, मतलब एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन का बडिंग हो सकता है। उसमें इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन के फॉर्म में करंट इवेंट्स, मतलब एक टॉपिक को आपने किया तो उससे 4-5 क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हियर ना, हमारा पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है ओके 2020 में। तो अब देखिए ये हिंदी और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे हिंदी देख सकते हैं ओके। तो अब नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब इससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें देखना है कि कौन सा उसमें सही है कौन सा गलत है वो फाइंड आउट करना है। तो स्टेटमेंट 1 बोलता है इंडिया हैज हैड 3 डेट्स ओके, 3 डेट्स थे जिसमें कि पहला था 1968 फर्स्ट एजुकेशन जो कि रिफॉर्म आया था 1968 में किया गया था। सेकंड था 1986। अब उसको कैसे याद कीजिएगा, 1968 याद की रखिए, ठीक है। मैं यहाँ पे ये ट्रिक बता देता हूँ, 1968 है ना, अब 68 को रिवर्स कीजिए 86, 1986। तो दूसरा आया था देखिए 1986 में, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी अंडर इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पहला जो आया था इंदिरा गांधी ने वो एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। सेकंड एजुकेशन रिफॉर्म्स बाय द 1986 बाय राजीव गांधी ओके। तो एंड इट वाज फर्दर 1986 फर्दर रिवाइज्ड हुआ था 1992 में। सो व्हेन द पीवी नरसिंह राव वाज द प्राइम मिनिस्टर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ओके। अब देखिए इस एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड में क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस साल से रिलेटेड आ सकता है कि पहला एजुकेशन पॉलिसी कब हुआ था, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी कौन सा कब किस ईयर में हुआ था ओके। नाउ सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट देखते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज बीन ड्राफ्टेड बाय कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर इसरो चीफ कस्तूरी रंजन। अब देखिए ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, अब ये जो इसका जो कमिटी बना था उसका कमिटी के हेड कर रहे थे फॉर्मर इसरो के चीफ थे, नेम उनका क्या है, कस्तूरी रंजन। ये सही है गलत है, ये भी सही है, याद रखिए ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इन इंडिया एजुकेशन इज ए कंकरेंट सब्जेक्ट। अब जो एजुकेशन सिस्टम होता है ना ये कंकरेंट सब्जेक्ट होता है इन एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड बोथ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ ऑन इट ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक कंकरेंट लिस्ट एक होता है ओके, सेंट्रल लिस्ट सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट होता है जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मॉडिफाई कर सकते हैं लॉ को एज पर देयर कन्वीनियंस ओके। तो ये सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। देखिए कितना ये जो एजुकेशन सिस्टम जो पता चला कि ये कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूडेड है ओके। सो अब इसमें क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन सा सही है ओके। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है ओके। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ऑप्शन डी सही है ओके। सो देखिए एजुकेशन पॉलिसी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चला। ये तीन, अगर इस टॉपिक पे आप देखेंगे तो आपका 3-4 क्वेश्चन यहाँ से ओरिजिनेट हो सकते हैं वन डे एग्जामिनेशन के लिए ओके। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 इज रिगार्डिंग ग्रीन क्रेडिट स्कीम। ये देखिए गवर्नमेंट स्कीम कितना इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी बीपीएससी और जो भी स्टेट लेवल पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन के लिए, यू कैन अंडरस्टैंड। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके। द ग्रीन क्रेडिट स्कीम के बारे में अब ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है, रीड द स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन क्या है कि विच इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन क्रेडिट स्कीम GCS ओके। याद रखिए ग्रीन क्रेडिट स्कीम, पहला स्टेटमेंट है दिस स्कीम अलाउ फॉरेस्ट टू बी ट्रेडेड एज ए कॉमोडिटी ओके। यस, इस स्कीम के तहत ही फॉरेस्ट को अलाउ किया जाता है टू बी ट्रेडेड एज कॉमोडिटी के तरह उसको उपयोग किया जाए। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही है, एकदम करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, अंडर दिस स्कीम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू आउटसोर्स one of its responsibilities of reforesting to non गवर्नमेंट एजेंसी। अब देखिए ये स्कीम के तहत में जो कि फॉरेस्टिंग
को इसमें थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, आउटसोर्स कर सकता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिफॉरेस्टेशन के पर्पस में, प्लांटेशन के नॉन गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं उनको। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट विल इनकरेज प्लांटेशन, ऑब्वियसली इट विल इंकरेज प्लांटेशन बाय इंडिविजुअल आउटसाइड द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरिया, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट 4 क्या बोलता है, देखिए स्कीम अलाउ एजेंसीज, दे कुड बी प्राइवेट विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटीज, ओके वो कोई भी हो सकते हैं, मतलब जो कि एजेंसीज जो है वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट्स के ही एजेंसी हो, वो प्राइवेट कंपनीज के भी एजेंसी हो सकते हैं, ठीक है, विलेज विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटीज हो सकते हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं इस स्कीम में, ठीक है, रिफॉरेस्टेशन में। ओके, तो टू आइडेंटिफाई द लैंड एंड बीइंग ग्रोइंग प्लांटेशन को, उस प्लांट लैंड को आइडेंटिफाई करना और उसमें प्लांटेशन को इनहेंस करना, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो इसमें देखिए चारों ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी या यहाँ पे लिख सकता है ऑल ऑफ द above आर करेक्ट, ऐसे भी कुछ आते हैं ऑप्शन में। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होता है। तो आप देखिए ग्रीन क्रेडिट स्कीम के बारे में अगर आप देखते हैं तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, रिगार्डिंग ग्रीन क्रेडिट स्कीम, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फॉरेस्ट एज ए कमोडिटी यूज हो सकता है। सेकंड पॉइंट, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज रिफॉरेस्टेशन के लिए इंक्लूड किया जा सकता है, उसको अलाउ होता है। थर्ड पॉइंट, इंकरेज प्लांटेशन होता है, ऑफ कोर्स आउटसोर्स किया जा सकता है ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरियाज को, के स्कीम जो कि प्राइवेट और विलेज कम्युनिटीज होते हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं लैंड और उस पर वो प्लांटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। सो ऑल द फोर पॉइंट आर करेक्ट। So, okay, चलिए now थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या आता है। now regarding जल जीवन, this was also highly means in a recent news, ये न्यूज में था तो इसलिए इस क्वेश्चन को किया, जल जीवन, रिगार्डिंग जल जीवन मिशन। अब देखिए जल जीवन मिशन के बारे में स्टेटमेंट, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इसके बारे में अब ये तीन स्टेटमेंट मैंने इंक्लूड किया है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज टू, the chief objective of the mission is to provide piped water supply to all rural households by 2024। यस दिस इज करेक्ट, मतलब इस स्कीम के तहत ये किया गया जो रूरल एरियाज में है, पूरे हाउस होल्ड्स को, जितने भी रूरल एरिया में हाउस होल्ड्स हैं उनको पाइपलाइन वाटर की सब फैसिलिटी को प्रोवाइड कर देना बाय 2024। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इट एम टू क्रिएट लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर को कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, तो उसको क्रिएट किया जाए लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगा, ठीक है, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में ग्राउंड वाटर का प्रिजर्वेशन, रिचार्जिंग, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स वाटर, वेस्ट वाटर फॉर रीयूज इन एग्रीकल्चर, ये सबको वाटर को उसको रीयूज किया जा सके, वेस्ट वाटर को इन एग्रीकल्चर पर्पस। यस दिस इज आल्सो इंक्लूडेड, दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जल जीवन मिशन। नाउ थर्ड स्टेटमेंट देखिए, जल जीवन मिशन विल coverage with other central and state schemes to achieve its objective of sustainable water supply management। ओके, तो इसका मेन मिशन क्या है कि टू अचीव द, सो थर्ड स्टेटमेंट, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, ठीक है। जल जीवन स्कीम, द मेन स्कीम, द मेन कवरेज इज दैट इट विल इन्वॉल्व सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम के साथ क्लब करके, और उसका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस है वाटर सप्लाई जो मैनेजमेंट है, सस्टेनेबल वाटर सप्लाई को इंडिया में और उसको रूरल एरियाज में प्रोवाइड करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। दिस इज ऑल्सो, सो 1, 2 एंड 3 ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, याद रखिए। तो इसमें ऑप्शन डी यहाँ पे भी सही होगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। हिंदी में देखिए, हिंदी में भी मेंशन किया हुआ है सारा, हिंदी मीडियम वाले आराम से इसको देख के आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन 4, द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, ठीक है, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव अभी हाल ही में ये हुआ एक इनिशिएटिव है, रिसेंटली न्यूज में था, टू रीस्टोर द डिग्रेडेड लैंड। ओके, तो इन, अब किस, ये इनिशिएटिव किस कंट्री में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इन विच कंट्री, तो ये अफ्रीका में। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव मतलब एक वॉल की तरह बनाना,
ओके, ये इनिशिएटिव मतलब वही वॉल बनाना, बट दैट वॉल जो होगा ना ये रीजन का, ये वॉल होगा प्लांटेशन। ओके, ये होगा ग्रीन वॉल जिसको बोला जा रहा है, मतलब प्लांटेशन। यहाँ पे कोई कंक्रीट, सीमेंट, पिलर्स और ब्रिक्स का यूज करके वॉल नहीं बनाना है। दिस इज द प्लांट। आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये भी इंडिया में भी लॉन्च हुआ है, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। वहां से ग्रीन वॉल दैट विल एक्ट एज ए बैरियर फॉर द डस्ट। अब इसका मेन पर्पस क्या होगा, इस बैरियर जो इस रीजन में वॉल बना रहा है, मतलब कोई भी एक रीजन में आप रीजन में वॉल बनाते हो, वॉल टाइप स्ट्रक्चर आप डेवलप करते हो, ये रहेगा हमारा फॉरेस्ट स्ट्रक्चर। लाइक फॉरेस्ट एक रीजन में एकदम वॉल की तरह ये करना। तो इसका मेन पर्पस क्या होगा कि डस्ट को एंट्री देना, डस्ट को ट्रैप करेंगे ये लोग, पॉल्यूटेंट एयर पोल्यूशन को रिड्यूस होगा इससे, राइट। दिस आर टेकिंग प्लेस in terms of afforestation also. Okay, so that's why this initiative was started in Africa. Very good initiative. Now moving, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अभी ये न्यूज में बहुत था। ओके, दैट्स व्हाई द क्वेश्चन हमने इसको इंक्लूड किया। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑथोरिटी, राइट, सीसीपीए, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सीसीपीए। अब इस स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है ये ढूंढना है हमें, मतलब इस रिगार्डिंग दिस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑथोरिटी, इससे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑथोरिटी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी दैट एम्स टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द कंज्यूमर बाय क्रैकिंग डाउन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, राइट। मतलब इसका मेन है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, अनफेयर मीन्स ऑफ ट्रेड प्रैक्टिसेस जो होते हैं उनसे चेकआउट करना, रोकना। यस, दिस इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो रहा है यहाँ पे। स्टेटमेंट 2 देखिए, सीसीपीए कैन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेट इनटू मैटर रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स और अनफेयर ट्रेड्स। यस, उसमें ये उस मैटर में ये इन्वेस्टिगेट और इंक्वायरी भी कर सकते हैं। सो दिस इज आल्सो करेक्ट। नाउ स्टेटमेंट 3 देखिए, सीसीपीए कैन इम्पोज एनी पेनल्टीज ऑन इंडोर्स और पब्लिशर्स ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर कोई कोई मतलब उस कोई पब्लिशर्स है, कोई एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, अगर फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के तहत वो लोग आ रहे हैं, तो बुक होते हैं, तो वहां पर भी ये पेनल्टीज का इसको पूरा अधिकार है। ओके, सो सीसीपीए को, दिस इज आल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। फॉर द कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री रिसेंटली अनाउंस सीसीपीए। ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री। ओके, CAM, कंज्यूमर मिनिस्ट्री, दिस इज आल्सो करेक्ट, राइट। तो इसमें चारों सही है। तो ऑप्शन डी जो है हो रहा है यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि ऑल 1 2 3 एंड 4 आर करेक्ट आंसर। सो ये देखिए, इस पॉइंट को, इस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑथोरिटी के बारे में अगर आप जानते हैं तो ये चार चीज को अच्छे से नोट डाउन करिए। एग्जामिनेशन मल्टीपल क्वेश्चंस में आ सकते हैं ये सब क्वेश्चन। ओके, दैट्स व्हाई हम लोगों ने एक क्वेश्चन में मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंट्रीब्यूटर टू नाइट्रोजन इमिशन। मतलब जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन इमिशन वाले कौन कौन तत्व हैं, मतलब कौन से प्रोसेस हैं, एक्टिविटी हैं जिससे कि नाइट्रोजन इमिशन इन्वायरमेंट में होता है। ओके, और ये मेजर रोल प्ले करता है किस चीज के लिए, एसिड रेन। सो इसका इम्पैक्ट क्या है, जो ताजमहल का जो बिल्डिंग है डिग्रेड हो गया उस रीजन में, मतलब बिल्डिंग जो है मार्बल्स के बने हैं, तो वहाँ एसिड रेन के कारण ही वो बिल्डिंग की जो मार्बल्स हैं डिग्रेड हो रहे हैं। ओके, सो ये उसका एक करंट, उसका आप ये इम्पैक्ट दे सकते, जान सकते हैं। अब देखिए ये इमिशन का क्या क्या एक्टिविटीज होता है। फर्स्ट है बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज। ओके ओके, थर्ड है क्या एग्रीकल्चर सॉइल से भी होता है, क्या सीवेज एंड फॉसिल फ्यूल बर्निंग से नाइट्रोजन इमिशन होता है, यस इससे भी होता है। पोल्ट्री जो इंडस्ट्री है वहां पे जो उसके वेस्ट प्रोडक्ट और ये सब जो पोल्ट्री फॉर्म में जो होते हैं वहां से भी होता है, यस यहाँ से भी होता है, मतलब ये चारों से होता है। सो ऑल ऑल अबव आर करेक्ट। तो ऑप्शन यहाँ पे 5, मतलब ये सब देखिए, नाइट्रोजन इमिशन किससे होगा, बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू से बर्कर जो होता है बर्निंग, उससे भी नाइट्रोजन इमिशन होता है। एग्रीकल्चरल सॉइल से भी नाइट्रोजन इमिशन होते हैं। सीवेज और फॉसिल फ्यूल्स का जो बर्निंग होती है उनसे भी नाइट्रोजन इमिशन होते हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री में जो है उससे भी। तो ये चारों सही है। ओके, ऑल 4 आर करेक्ट। तो देखिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोलियोमाइलिटिस। ठीक है, पोलियो, ये पोलियो है, पोलियोमाइलिटिस के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। देखिए अभी अभी तक आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब
जरूर कर लीजिए। ओके, प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक से हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, जनरल साइंस, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री से हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है। वहां से आप रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होता है ना, क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगर आप नहीं कीजिएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी कोई भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में। सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ने से, टॉपिक पढ़ने से, सब्जेक्ट पढ़ने से नहीं होता है। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, साइकोलॉजी, वो आपको समझना है। ओके, दैट इज द मेन पॉइंट। तो देखिए ऑप्शन 1 है पॉलीमैलिटी से रिलेटेड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज, यस इट इज करेक्ट। मेनली इफेक्ट द यंग चिल्ड्रन, यस इट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, द वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय पर्सन टू पर्सन, क्या पर्सन पर्सन हो सकता है, यस हो सकता है, और ये बहुत हाईली इन्फेक्शियस है, ये भी सही है। एंड इट कैन स्प्रेड थ्रू वाटर और फूड के चलते भी वो होता है स्प्रेड। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, विद लेटेस्ट डेवलपमेंट इन मेडिसिन पोलियो डिजीज कैन बी क्योर्ड, भी ऐसा है नहीं, अभी कोई ऐसा लेटेस्ट डेवलपमेंट नहीं आया है ना। फोर्थ देखिए क्या है, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली टू इंट्रोड्यूस फ्रैक्शनल डोज ऑफ आईपीवी इन चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यस ये था। तो 1 ये 3 जो है ना वो नहीं है, 1 2 एंड 4 करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो रहा है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट लेवल्स में या यूपीएससी में, इन सबसे क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस टॉपिक को आपने ये पढ़ा तो ये 4-5 पॉइंट उसके से आपको माइंड में रखना होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन से आपका कितने सारे क्वेश्चन हमारा कवर हो रहा है ना। अब ना क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। अब देखिए कुछ टाइगर पॉपुलेशन अभी हाल में न्यूज में था, अब उससे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देखते हैं कौन सा सही है वो देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन टुडे इंडिया हैज 90% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन, ये तो कहीं स्टेटमेंट में कहीं दिखा नहीं था, ये गलत है। सेकेंड, MSTPs is a digital India program for smart patrolling of tiger, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यस इट इज राइट। अब ये टर्म आपको याद रखना होगा। ओके, MSTRIPES, ये डिजिटल, एक डिजिटल इंडिया का डिजिटल प्रोग्राम है क्या, स्मार्ट पेट्रोलिंग ऑफ टाइगर्स को, हर एक रीजन में जो जहाँ टाइगर्स हैं उनको डिजिटली वे में उसको वो, उनका क्या पेट्रोलिंग किया जैसे, मतलब वो कहाँ है, किधर हैं, क्या लोकेशन है उनका, इन दिस वे। ओके, नाउ थर्ड स्टेटमेंट देखिए, MSTRIPES is used across all nation tigers reserve of India, yes it is being used। now fourth statement देखिए, India's percentage share in world biodiversity is more than percentage share in the world's land mass। Okay, yes ये भी सही है। तो इसमें 2 3 एंड 4 सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इरवाडी डॉल्फिन। अभी हाल ही में ये न्यूज में थे, ठीक है, इरवाडी डॉल्फिन, इरवाइडी डॉल्फिन, ये एक टाइप ऑफ डॉल्फिन है। तो अब इसके बारे में स्टेटमेंट है, कौन स्टेटमेंट सही है गलत है वो इसमें सर्च आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इरवाफेडी डॉल्फिन्स आर फाउंड इन कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में मिलते हैं, इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियाज के कोस्टल एरिया में मिलते हैं, यस दिस इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, इट लिव्स इन ब्रैकिश वाटर नियर कोस्ट, रिवर माउथ के पास और स्टूरीज के पास, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। ना स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट थर्ड है, इन इंडिया इरवेडी डॉल्फिन्स आर फाउंड इन चिल्का लेक, यस जो चिल्का लेक में जो डॉल्फिन होते हैं ना, डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इमेज है। ये इमेज है। ओके, सो इसमें और तीनों स्टेटमेंट सही है। इवरेडी डॉल्फिन के बारे में याद रखिएगा, सेंट्रल कोस्टल एरिया ऑफ साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, इंडिया में कहाँ, चिल्का लेक में, और ये मोस्टली किस तरह के पानी, ब्रैकिश वाटर नियर कोस्ट के पास जैसा होता है उस तरह के वाटर में मिलते हैं, और रिवर माउथ पे एक्चुअली वो मिलते हैं ज्यादा, और एस्चुरीज में रहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पॉज कीजिए, इसमें हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर्स में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रोप्लास्टिक। अब देखिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड, आप अगर मेंस में भी लिख रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये माइक्रोप्लास्टिक। अभी ये न्यूज में था। ओके, तो अब इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, देखिए पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है, माइक्रोप्लास्टिक आर सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक सॉलिड वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल मतलब वाटर में न घुलने वाला
पार्टिकल्स ऑफ साइज रेंजेस बिलो 5 mm, साइज उसका यस ये करेक्ट है। उनका साइज 5 mm से भी कम होता है और वाटर ऐसा है वो है तत्व वो पानी में घुलते नहीं है, डिसॉल्व नहीं होते हैं। ओके, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, बिकॉज ऑफ इट्स साइज मोस्ट ऑफ द माइक्रोप्लास्टिक्स आर बायोडिग्रेडेबल। देखिए ये कहीं घुलता ही नहीं है और प्लास्टिक जो होते हैं ना सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब ये अपने आप इसको अगर फेंक दिया जाए वेस्ट में तो ये डिग्रेड हो जाएगा नेचर में इन फॉर्म ऑफ सॉइल बन जाएगा, मगर माइक्रोप्लास्टिक नहीं। दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर यहीं पे रहता दिस एज द माइक्रोप्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल देन ये स्टेटमेंट सही होता। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, थर्ड स्टेटमेंट, माइक्रोप्लास्टिक आर आल्सो कंसीडर्ड एज एयरबॉर्न पॉल्यूटेंट। यस इट इज एयरबॉर्न, साइज वेरी वेरी स्मॉल, सो इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज एयर पॉल्यूशन, वो वायु प्रदूषण माना जाता है। तो स्टेटमेंट 1 और 3 इसका सही हो रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा इसका। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट डाउन कीजिए वीडियो को रोक करके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 एकदम देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल एजेंसीज से रिलेटेड और कम्युनिटीज से रिलेटेड। ओके, तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ एशियान। एक एशियन ग्रुप है, उसमें कौन से मेंबर हैं? इसमें सिंगापुर है, म्यांमार है कि नहीं, वियतनाम है कि नहीं, फिलीपींस है कि नहीं, न्यूजीलैंड है कि नहीं। तो इसमें देखिए सिंगापुर है, ठीक है, म्यांमार भी है, वियतनाम है, फिलीपींस है, न्यूजीलैंड नहीं है। ओके, ये सिर्फ नहीं है, 1 से 4 ऑप्शन ये चारों इसमें है। तो और एशियन में टोटल कितने कंट्रीज हैं? टोटल अराउंड 10 कंट्रीज है। वो देखिए आप ये देखिए, ये आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं एक्सचेंज मेंबर, आप यहाँ पे इससे नोट डाउन करके और इसको लर्न कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। तो अभी इसमें से सिंगापुर है, म्यांमार है, वियतनाम है, फिलीपींस है, 1 एंड 2 3 एंड 4, ये तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ओके, सो अगर पूरा लिस्ट देखना है देखिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है स्नैप्स, आप यू कैन सी दैट वन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो होप आपको ये सीरीज और ये अच्छा लगा होगा आज का वीडियो लेक्चर करेंट अफेयर्स पे। तो रिक्वेस्ट, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो यूपीएससी, बीपीएससी और कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन एनी स्टेट्स का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं वो उससे अवेल फायदा ले सके। ओके, तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए, वहां पे आपको सारे करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर नहीं कर रहे हैं देन यू आर ऑन द बैक फुट ऑफ द एग्जामिनेशन। ओके, तो हमारा मोटिव है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस एग्जाम का साइकोलॉजी को समझाना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सिर्फ टॉपिक बुक से रीडिंग नहीं करना, कोई फायदा नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे महत्वपूर्ण लेक्चर में मिलेंगे।